नमस्कार। 1 PM लाइव में आपका स्वागत। अब जो अभी तक लंबे समय से चर्चा चल रही थी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के, वो समस्या काफी हद तक अब सुलझती हुई दिख रही है। तमाम जो राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, बिहार की बात हो, पश्चिम बंगाल की बात हो, दिल्ली की बात हो, ऑलमोस्ट पंजाब की बात हो, ऐसे जो तमाम राज्य हैं, इनमें ये समस्या अब धीरे धीरे खत्म होती दिख रही है। सीट शेयरिंग पर बात जो भी सियासी दल हैं, इंडिया गठबंधन के अंदर जो दल हैं, उनके साथ लगभग तय होती दिख रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर के खबरें चली, काफी सारी नाराजगी भी देखी गई। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो रिस्पांस में देरी हो रही थी, उसको लेकर के अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो शामिल होने का जो डेट दे रखा था, उस डेट पर वो नहीं पहुंचे, न्याय यात्रा में शामिल नहीं हुए। तो ये कई सारी ऐसी चीजें थी जो कहीं ना कहीं एक ऐसी तस्वीर बनाती हुई दिख रही थी कि इंडिया गठबंधन में दरार जो है वो बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार छोड़ करके गए, उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी छोड़ करके गए, तो इसके बाद ये चीजें, इन चर्चाओं को और ज्यादा बल मिलने लग गया था। लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस एकदम से जागी और फटाफट उसने तमाम सारे स्टेट्स में इन जो ये दिक्कतें हो रही थी उसको सॉल्व करने का काम किया। सीट शेयरिंग पर ऑलमोस्ट जो है वो बातचीत तय होती देखी जा रही है। ऐसे में अब जब सीट शेयरिंग पर बात तय हो गई है, सीटों का जो सीट बंटवारे का जो भी फॉर्मूला लेकर के इंडिया गठबंधन में जो भी फॉर्मूला लाना हो, उसको लेकर के कांग्रेस तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं या जो भी दूसरे अन्य दल जो इंडिया गठबंधन के घटक हैं, उन पर लगातार उनके साथ सामंजस्य बैठाने का काम कर रही है। अब जब एक तरफ इंडिया गठबंधन में जिस चीज को, इंडिया गठबंधन को लेकर के जिस पर टारगेट किया जा रहा था, इंडिया गठबंधन शुरुआती दौर से, बिल्कुल शुरुआत से, कि सीट शेयरिंग को लेकर के क्या होगा, कौन कहां कैसे लड़ेगा, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, और इसकी चिंता इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उससे कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं में देखी जा रही थी। जिस तरीके से उनके बयान आते थे, तमाम नेता इस बात को करते थे, तमाम जो सोशल मीडिया के लिए जिस तरीके से कहा जाता है भाजपा आईटी सेल, वो लगातार इस चीज को लेकर के आक्रामक थे कि सीट शेयरिंग के मसले पर जो है इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से बिखर जाएगा। तमाम राज्यों में जिस तरीके से सामंजस्य बैठाया जाना चाहिए वैसा नहीं हो पाएगा, और ये इत्यादि इत्यादि इस तरीके के बहुत सारे कारण जो है वो गिनवाए जाते थे, बहुत सारी बातें होती थी। अब ये एक जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा था वो फिलहाल खत्म हो गया। लेकिन इससे उलट अगर हम एनडीए की तस्वीर देखेंगे तो एक कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, जो सवाल इंडिया गठबंधन को लेकर के उठाए जा रहे थे। अगर बात की जाए आंकड़ों की, तो आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें एडीआर के हवाले से कुछ आंकड़े लिखे गए थे। उस आंकड़ों में ये स्पष्ट हो रहा था, उस आंकड़े से, कि 2014 से अब तक लगभग 1000 से ज्यादा नेताओं ने दल बदल किया है, और इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले नेताओं की है। करीब 600 से ज्यादा नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। एक आंकड़ा और था जो बड़ा दिलचस्प था, 7 स्टेट्स आज जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में है या बहुत प्रमुखता के साथ, बहुत तेजी के साथ वहां पर उनका ग्राफ बढ़ा है, लगभग उन 7 स्टेट्स में जो कमान है भाजपा की, वो विपक्ष के आए हुए, दूसरे दलों के आए हुए नेताओं के पास है, और जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से उठाने का काम उस स्टेट में, उस राज्य में किया है। ऐसे में ये बहुत अहम हो जाता है कि अब जब एनडीए में सीटों का बंटवारा होगा तो इन नेताओं को क्या जगह दी जाएगी, इन नेताओं को जगह दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। अगर नहीं दी जाएगी तो ये नेता करेंगे क्या, अगर नहीं दी जाएगी, ये नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर क्या ये बगावत करेंगे, अगर बगावत करेंगे तो क्या इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं। आज इनमें से कुछ सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ धनंजय सर हैं, हमारे साथ पुष्पराग जी हैं मध्य प्रदेश से। आप दोनों का स्वागत सर। अभी जयनारायण व्यास सर्विस में जुड़ेंगे। धनंजय सर, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे, तो अब इस सवाल का वहां पर तो लगभग विराम लगना शुरू हो चुका है। राज्यवार एक तरीके से बंटवारा सीटों का फाइनल होता जा रहा है। अब धीरे धीरे राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब पूरी हो जाएगी तो मेरे ख्याल से बाकी स्टेट में भी बहुत तेजी से काम खत्म हो जाएगा, दक्षिण से लेकर के और चारों तरफ। लेकिन एनडीए गठबंधन का क्या, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में जो दल बदलू इकट्ठा किए गए हैं, जो दल बदलुओं का अड्डा बन चुकी है भाजपा,
ऐसे में वहां पर क्या रहेगी तस्वीर जब टिकट अनाउंस होंगे, जब उम्मीदवारों के नाम अनाउंस होंगे? क्योंकि खबर ये है कि बहुत जल्द 100 उन सीटों पर जहां पर भाजपा को हार मिली थी, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए, जो भाजपा है उसके साथ मुश्किल अब बढ़ गई है, और उसकी वजह ये है कि जो 2014 था और जो 2019 था, 2024 वो नहीं है। भाजपा के खिलाफ भारी जन आक्रोश है। अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आप देखिए कि वहाँ पे जो पुलिस अभ्यर्थी थे जिन्होंने एग्जाम दिया था पुलिस की नौकरी के लिए, कांस्टेबल और जो दूसरी नौकरियां थी उसमें, उनमें भारी आक्रोश, और लखनऊ में जो है वो हल्ला हंगामा कर रहे हैं। इको गार्डन आपके यहाँ कोई है, वहाँ पे भारी भीड़ जमा है। उसके अलावा कल वीडियो हम देख रहे थे कि कई अभ्यर्थी जो है, जो बेरोजगार युवक जो है वो गए थे वहाँ पे। जो आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनके घर के पास हंगामा हुआ और उसमें पुलिस ने मारपीट की उन लोगों के साथ। तो पूरे उत्तर प्रदेश में भी असंतोष है। किसान आंदोलन इस भयंकर तरीके से कहिए कि विकराल रूप लेता चला जा रहा है। जो गोली वोली चलाई है वो सारा जो है उसका भारी रिएक्शन हुआ है। और अब किसान संगठन जो है बीजेपी के लिए एक नई चुनौती बन के खड़े हैं। उनमें वकील भी शामिल हो गए। फिर चंडीगढ़ में जो घटनाक्रम हुआ मेयर का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, वो अपने आप में एक बड़ा केस है। फिर आप देखिए कि जो भ्रष्टाचार और काला धन को लेकर के बड़ा एकदम हाथ घुमाती चलती थी बीजेपी। मोदी जी, लगता था कि मोदी जी भ्रष्टाचार और काला धन खत्म करने के लिए ही धरती पे अवतरित हुए हैं। वो खुद जो है आकंठ डूब गए दिखाई पड़ रहा है कि उनकी पार्टी जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो या भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करने की बात। आप देख लीजिए कि आपने जो कहा कि अलग अलग दलों को इकट्ठा कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियों से ला रहे हैं। अब तो हालत ये कह रहे हैं लोग कि वो कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, अब तो कांग्रेस युक्त बीजेपी बना दी उन्होंने। बिना कांग्रेस के किसी स्टेट में बीजेपी की कल्पना नहीं कर सकते आप महाराष्ट्र में आइए, आप दूसरे प्रदेशों में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, राजस्थान में जाइए, हर जगह का एक हाल है। जो कांग्रेस, असम भी वही है, गोवा भी वही है, कई कई सारे प्रदेश हैं। तो हर जगह जो है वो कांग्रेस के नेताओं को वो पहले आरोप लगाते हैं उन पर कि ये भ्रष्टाचारी है, बाद में उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। यही जनता ने देखा। तो एक जो उम्मीद थी आम आदमी की, वो उम्मीद अब ध्वस्त हो गई है। और नोटबंदी के बाद क्या हुआ, जीएसटी के बाद क्या हुआ, कोरोना के बाद क्या हुआ, ये सब जो है जनता ने सह लिया हिंदू होने के नाम पे। लगा कि रामलला का मंदिर बनना बहुत जरूरी है, और रामलला का मंदिर बन जाएगा, उसके बाद देश से सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। लेकिन देश की समस्याएं बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी पे कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं, भ्रष्टाचार पे कोई जवाब नहीं है मोदी जी के पास। वो जो है वॉशिंग पाउडर, निर्मा जी से एक आता था वैसा विज्ञापन चल रहा है, वॉशिंग पाउडर मोदी या भाजपा। वहां जाके धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं आपराधिक किस्म के नेता, जो बेईमान किस्म के नेता है, जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप है, वो सारे जो है स्वच्छ नेता बन जाते हैं। तो जनता ये सब देख रही है। फिर जनता ये भी देख रही है कि आपने जिस तरह से पूरे मीडिया को कंट्रोल कर रखा है, कि मीडिया में कोई खबर है ही नहीं। प्रधानमंत्री जी की तारीफ के अलावा कोई चर्चा नहीं है। कहीं देख लीजिए, प्रधानमंत्री ने विदेश में डंका बजा दिया, प्रधानमंत्री ने उसको ऐसा कर दिया, प्रधानमंत्री ने इसको ऐसा कर दिया, क्या क्या हो रहा है। तो सारे चैनल जो खरीदे हुए हैं कारपोरेट कंपनियों के, जो 2-3 कारपोरेट कंपनियां उनके, वो उनकी भाषा बोल रहे हैं। आम आदमी वहां कहाँ है? और आम आदमी के साथ लगातार जो है छल हो रहा है। कब तक आप उनको जो है भगवान के नाम पे छलोगे, आप ठगोगे। आप आस्था को आपने एकदम बना लिया, हथियार बना लिया है। लेकिन आप उपलब्धि के नाम पे क्या गिना रहे हो? आप उपलब्धि के नाम पे गिना रहे हो हमने 370 खत्म कर दिया है, हमने राम मंदिर बना दिया। तो आम आदमी की समस्याएं 370 खत्म होने से क्या फर्क पड़ा? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोगों को 370 खत्म कर दिया आपने, कह दिया। हालांकि 370 पहले ही खत्म था। वो आधिकारिक तौर पे खत्म किया, वो अनधिकृत तरीके से जो है 370 वहां नहीं था। एक झंडा के अलावा क्या था वो? आप जमीन खरीदने की बात कर रहे हैं, तो किसने जमीन खरीद ली? कौन जाके जमीन खरीद रहा है? अपने गांव में नहीं खरीद रहा आदमी जमीन, अब कश्मीर जाके जमीन खरीदेगा। वो कारपोरेट कंपनियों के लिए आपने रास्ता बनाया। किसानों को जो सारा मामला है वो कारपोरेट कंपनियों के लिए। तो ये सारा का सारा महंगाई पे आपने कंट्रोल नहीं किया, काला धन पे कंट्रोल नहीं किया, भ्रष्टाचार पे कंट्रोल नहीं किया, हिंदू मुसलमान में फर्क बढ़ाया।
तो तमाम जगह फ्लॉप हुई। तो अब इनके पास, इनको दिख रहा है कि हम 272 भी शायद आए कि ना, ये संकट इनके पास आ गया। ये जो है, ये क्या कहते हैं उसको, सपना नहीं से दिखता है अचानक, तो ये दुख स्वप्न की तरह इनके साथ हो गया है। मुंह से तो बोल रहे हैं कि 400 पार, लेकिन सच भी इनके सामने ये है कि इनके 275 भी इस बार पार होंगे कि नहीं होंगे। पिछली बार 303 थे, जब बड़ा एकदम भारी जो है ये था। अब तो जो है शिवसेना इनके साथ नहीं है, जनता दल यूं कमजोर हालत में है। तेजस्वी के साथ किस तरह से भीड़ जा रही है वो भी आप देख रहे हैं। सपा और इसका गठबंधन हो गया। प्लस मैं बार बार आपके प्रोग्राम में भी बोला और दूसरे प्रोग्राम में मैंने बोला है कि अब वोट जो पड़ना है वो मोदी वर्सेज एंटी मोदी वोट है। कुछ लोग हैं जो मोदी के साथ है, कुछ लोग हैं जो मोदी के खिलाफ है। इस बार नेता कहीं रहे, पॉलिटिकल पार्टियों में सामंजस्य बने न बने, लेकिन जनता ने ये मन बना लिया है। और जनता का मन जब बन जाता है तो नेता और तंत्र कुछ करता नहीं है। 77 हमारे सामने उदाहरण है, फिर उदाहरण बनेगा ऐसा मुझे लगता है। इसलिए बीजेपी जो कर रही है वो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है। भाई आप अकेले भारी थे, 38 पार्टियों को ले लिया, फिर भी आप हर पार्टी को तोड़े जा रहे हो, हर पार्टी से कुछ ना कुछ लेके आ रहे हो। तो उसका बोझ जो है इनके अपने कार्यकर्ता जो है वो उठा पाएंगे क्या? क्या अब देखिए महाराष्ट्र में क्या किया इन्होंने। जो चौहान, अशोक चौहान को लिया अपने साथ, मिलिंद देवरा को लिया अपने साथ, दोनों को राज्यसभा भेज दिया। तो यहाँ जो पहले से उनके कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए क्या है? वो केवल जो है बोझा ढोने के लिए, झंडा ढोने के लिए है। तो ये सारे सवाल बीजेपी में भी बड़े भारी असंतोष है। एक बार दरकने दीजिए मोदी जी का किला, फिर देखिएगा कैसा भगदड़ मस्ती है यहाँ। जी 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 जी। मैं पुष्पराग जी आपके पास आता हूं, उसके पहले मैं जरा बता दूं, जो 7 राज्य में बात कर रहा था, अरुणाचल में पेमा खांडू जी, त्रिपुरा में माणिक शाह साहब, मणिपुर में बीरेन सिंह की बात जानते ही हम लोग, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी साहब कहाँ से गए ये हम लोग जानते ही हैं, झारखंड में इस समय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं, वो कहाँ से गए हैं ये भी हम सब जानते हैं। असम बहुत महत्वपूर्ण राज्य, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चेहरे इस समय जो बहुत खास बनने की कोशिश कर रहे हैं शायद से इस नेतृत्व के, हेमंता विश्व शर्मा साहब कहाँ से गए हैं ये भी हम लोग जानते हैं। अभी धनंजय सर ने बिहार का जिक्र किया, बिहार में सम्राट चौधरी साहब जो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं वो कहाँ से गए हैं ये भी हम सब जानते हैं। तो ये 7 राज्य हैं जहां पर इनका जो मुख्य चेहरा है वो दूसरे दल का ही है, दूसरे दल से आया हुआ है, और ये सारे बदलाव 2014 के बाद के ही हैं। पुष्पराग जी, जो एक लंबी फौज भाजपा में गई, जो अभी मैंने शुरू में कहा था हजारों नेता अब तक दल बदल कर चुके हैं, जिसमें 600 से ज्यादा का आंकड़ा जो है वो भाजपा में जाने वाले नेताओं का है। ये नेता आखिर अब चुनाव आ गया है, चुनाव के समय पर अगर जब सीटों का बंटवारा होगा तो ये नेताओं को कितना महत्वपूर्ण है इनको ध्यान में रखना भाजपा के लिए। और इन एनी केस अगर भाजपा जिन भी शर्तों पर इनको लेकर के आई है अगर वो शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो क्या भाजपा में बगावत हो सकती है? क्या भाजपा में भी इधर उधर होगा जिस तरीके से दूसरे सियासी दलों में होता है? असल में क्या है कि एनडीए 38 पार्टियों का गठबंधन बताते हैं। ये कहते हैं कि एनडीए इस बार 400 सीटें लेगी, उनमें से भाजपा अकेला 370 लेगी। मतलब 38 पार्टियों के लिए ये खुद जो सपना देखते हैं वो ये देखते हैं कि 30 सीटें 37 पार्टियों में आएंगी। मतलब एक पार्टी के पास होंगी 370 सीटें और बाकी 37 के पास होंगी कुल 30 सीटें। तो एक तो उनका अंतर्द्वंद कंट्रडिक्शन अपने आप में ही है। दूसरा, बीजेपी के लिए बढ़ने के लिए जगह क्या है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, जितनी अधिकतम सीटें भारतीय जनता पार्टी ले सकती थी पिछले 5 साल पहले, 10 साल पहले ये ले चुके हैं। अब मध्य प्रदेश में कुल 39 सीट्स हैं, 38 शायद, उनमें से एक को छोड़कर 29, उनमें से एक को छोड़कर सारी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। और जो एक कमलनाथ के पुत्र की, नकुलनाथ की सीट है, उसमें भी उन्होंने डोरे डाले हुए हैं। किसी कारण से कमलनाथ नहीं जा पाए या अंतर्द्वंद है, चल रहा है उनका जाने ना जाने का। लेकिन फिर भी बीजेपी के पास मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कहीं बढ़ने की जगह नहीं है। खोने की जरूर है, पूरे दक्षिण में वो खोने वाली है। जितनी भी छोटी मोटी थोड़ी बहुत सीटें थी वो भी खत्म होने वाली। दूसरा, जहां तक जिन हजारों नेताओं को इनने भारतीय जनता पार्टी ने अपने में शामिल किया है, अपनी वॉशिंग मशीन में इनको साफ किया है,
क्या मतलब है? किसी दूसरी पार्टी से आप अपनी पार्टी में लाकर किसी को पाक साफ कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गंदा कपड़ा था जिसे उनने सफाई के लिए आपके पास भेज दिया, या जिसने अपने आप को साफ करने के लिए आपके पास भेज दिया। वे तमाम सारे नेता वहां पर भी नहीं खप पा रहे थे, यहां पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा, उन सब लोगों को यदि टिकट देते हैं तो जो भाजपा और आरएसएस के मूल लोग हैं उन्हें तकलीफ होगी, और यदि उनको नहीं देते हैं तो वे शर्तें विखंडित होंगी जिन शर्तों के आधार पर उनको लेकर आए हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में, बेशक भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी से बड़ी बातें और दावे करती रहे, क्योंकि अभी जैसे धनंजय जी ने बताया कि ना शिवसेना इनके पास है, ना अकाली दल इनके पास है, तमाम सारी कश्मीर में कोई पार्टी इनके संग है ही नहीं, तमाम सारी पार्टीज इनसे विमुख होती जा रही हैं। चुनाव आते आते जिस तरह से इनने 37 पार्टियों को 30 सीटें देने की बात की है, इनके एनडीए के अंदर भी बिखराव होने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी में तो बिखराव होना ही होना है। जिस तरह से राजनाथ को इनने साइडलाइन किया, मध्य प्रदेश में शिवराज को साइडलाइन किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ये सिंधिया, मैडम सिंधिया क्या नाम उनका, राजस्थान में, उनको साइडलाइन किया, इस तरह से नितिन गडकरी को साइडलाइन किए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर ही जो सेकंड लाइन लीडरशिप हो सकती है मोदी के बाद, उन्हें साइडलाइन कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस चुनाव में गहरा असंतोष होने वाला है। दूसरी तरफ जो बाहर से आयातित लोग हैं उनको टिकट देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं को दिक्कत होने वाली है, आरएसएस से आए हुए लोगों को दिक्कत होने वाली है। तीसरा, हम गुना की, मध्य प्रदेश की बात करें तो गुना लोकसभा में पिछली बार सिंधिया जी को हराकर डॉक्टर यादव जीते थे। अब इस बार सिंधिया जी को राज्यसभा भेजने के बाद दोबारा लोकसभा लड़ाने का मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में वो आदमी, एक वो कद्दावर नेता, एक वो पिछड़े वर्ग का नेता यादव, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में सिंधिया जैसे कद्दावर आदमी को हरा पाया, उसको आप घर बिठा देंगे और सिंधिया को वापस से चुनाव लड़ाएंगे। जबकि जब भी मौका आया तो सिंधिया को पहले आपने राज्यसभा भेज दिया 6 साल के लिए, अभी 2 साल हुए हैं, 4 साल का कार्यकाल बाकी है, आप वापस राज्यसभा से उसको लोकसभा में लेकर आने वाले हैं। इस तरह के बहुत सारे द्वंद, अंतर्द्वंद भारतीय जनता पार्टी में हैं और चलने वाले हैं। जहां तक राम मंदिर का सवाल है, राम मंदिर की हवा इन बीते महीने भर में ही निकल गई है, बाकी और भी आने वाले समय में धीरे धीरे वो गुब्बारा फूटने वाला है, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि राम मंदिर से होना क्या है, और जो भी कुछ हुआ है वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ है। तमाम सारी पुरानी चीजें सामने निकल के आई। जब आप प्रकाश डालते हो तो सिर्फ एक चीज पर नहीं डालते, आसपास की तमाम सारी चीजें दिखती हैं। लोगों के जहन में है किस तरह से राजीव गांधी ने उसके ताले खुलवाए थे, किस तरह से नरसिम्हा राव ने भूमि का अधिग्रहण करने का बिल लाया था जिसको भारतीय जनता पार्टी ने नकारा था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पुराने वे तमाम सारे चेहरे जो राम मंदिर मुद्दे के लिए लड़े, चाहे वो आडवाणी हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे तोगड़िया हो, उन तमाम सारे लोगों को जिस तरह से साइडलाइन किया, शंकराचार्यों को जिस तरह से साइडलाइन किया राम मंदिर के मामले में, उनके तमाम सारे स्टेटमेंट और वक्तव्य आ रहे हैं। इन तमाम सारी चीजों से राम मंदिर की हवा निकल गई है। आज वाकई जैसे धनंजय जी ने बताया कि 2 खेमे हो गए हैं, मोदी और मोदी का विपक्ष। इस तरह से सारा विपक्ष एक है, जो एक होता यदि नहीं दिख रहा या न दिखाने का भ्रम पैदा कर रहे हैं, ये मोदी की और मीडिया तंत्र की एक साजिश है। जमीनी स्तर पर सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार बहुत मुंह की खानी पड़ेगी। जी, एक तमाम जो दर्शक हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। एक दर्शक हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई 300 कुछ वो सीटों का आंकड़ा भी दे रहे हैं कि किसी भी हाल में भाजपा जो है वो उनकी सत्ता नहीं जा रही है और वो सीटें लेके, ठीक है, अच्छी बात है, जो भी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी वो जीतेगी, ये एक अलग बात हो सकती है। इससे आपकी इस बात से सहमति और असहमति दोनों दिखाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि भाई ठीक है, वो अगर कम, इनका कहना है कि 100 सीटें कम भी नहीं कर पाएंगे गठबंधन, इंडिया गठबंधन, और अगर 100 सीटें कम कर लेगा तब भी एनडीए को 15-20 सीटों की जरूरत पड़ेगी।
15-20 सीटें नहीं साहब, अगर एनडीए को 10 सीटों 5 सीटों की भी जरूरत पड़ेगी तो खोजना मुश्किल हो जाएगा, ये तय है। अगर एनडीए चुनाव लड़ करके 272 सीटें नहीं ला पाई तो आप ये मान लीजिएगा साहब कि 5 सीटें भी खोजना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 5 सीटों के लिए भी फिर वो गणित पूरी पलट जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर एनडीए खुद से पूर्ण बहुमत में आएगी तो ही सत्ता बना सकती है, नहीं तो किसी हाल में समर्थन नहीं जुटा पाएगी, क्योंकि मैक्सिमम जो दल उनका साथ दे सकते हैं वो ऑलरेडी उनके साथ हैं। अब वही दल बाहर है एनडीए गठबंधन के, जो हर हाल में इनका विरोध कर रहे हैं, वो चाहे अभी इंडिया गठबंधन के साथ हो या अभी इंडिया गठबंधन में शामिल ना हुए हों। पूरे देश के किसी भी प्रदेश में कोई भी सियासी दल एनडीए से बाहर वही है जो इनका धुर विरोधी है, और वो किसी हाल में इनके साथ नहीं आना चाहता है। क्योंकि आज जिस तरीके से शासन चल रहा है, जिस तरीके से सरकार चल रही है, इस परिस्थिति में अगर कोई नेता या कोई दल तोड़ करके नहीं लाया जा पाया तो फिर उस परिस्थिति में तो क्या ही, इसकी तो बहुत आसान चीज नहीं होगी। जननायक सर, जो बात दर्शक ने कहा है कि एक थोड़ा छोटा सा कमेंट में उस पर भी आपका चाहूंगा कि अगर 15-20 सीटें कम हो जाती है तो क्या एनडीए सरकार बना पाएगी। दूसरी चीज ये भी सर, एक चीज और समझना चाहता हूं मैं, अभी चूंकि भ्रष्टाचार और दल बदल की बात हो रही थी, एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पास है, जो पिछले 10 सालों में जिन नेताओं ने अपने अपने मूल दल को छोड़ा भाजपा के अलावा, वो सारे भाजपा में हैं। अब अगर भाजपा इनको टिकट नहीं देती है, हालांकि भाजपा जो है बाहर से लाए हुए इन्हीं लोगों के ऊपर ज्यादा भरोसा करती है, उनको चुनाव मैदान में उतारती है, उन्हीं को मंत्री बनाया जाता है, उन्हीं को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अभी धनंजय सर ने उदाहरण भी दिया अशोक चौहान का कि किस तरीके से उनको लेते ही नेक्स्ट डे कर दिया गया। अजीत पवार साहब को लेते ही उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। उत्तर प्रदेश में ब्रजेश पाठक जी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी रहे हैं, रीता बहुगुणा जोशी रही हैं। ये तमाम नाम हैं जिनका खूब मजबूती के साथ स्वागत किया गया भाजपा के अंदर, और फिर उनको मजबूत ओहदे पर बैठाया गया, जबकि उनके मूल कार्यकर्ता, जो काडर वाले कार्यकर्ता थे, वो उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। तो क्या इस बार भी कार्यकर्ताओं के अंदर वो संतोष बना रहेगा जो पिछले एक दशक से कार्यकर्ता जिस संतोष के साथ अपने राजनीति कर रहे हैं, जिस संतोष के साथ मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़े हैं, क्योंकि आपने बहुत करीब से उस कल्चर को देखा है, तो क्या वो अभी भी इतना धैर्य रख पाएंगे? है वो स्थिति अभी? जनन सर, अनम्यूट कर लें प्लीज, म्यूट हैं आप। नहीं, अभी आप म्यूट हैं। हाँ, अब ठीक है। मैंने सोचा भाजपा की साजिश होगी, ठीक हो गया। मैं डॉक्टर साहब के साथ थोड़ा सहमत हूँ, थोड़ा असहमत हूँ। देखिए, एक तो प्रिंसिपल की बात करें तो हर पार्टी जब पैदा हुई, जैसे कांग्रेस, तो उनका कोर जो ऑब्जेक्टिव था वो ब्रिटिश सरकार को देश से भगाने का था और देश को आजादी दिलाने का। जनसंघ वो आरएसएस की पॉलिटिकल विंग थी, हिंदू राष्ट्र की स्थापना का स्वप्न लेकर वो पैदा हुई। नवनिर्माण जयप्रकाश जी का स्वप्न था और उसने कई नेता बाहर निकले। मंडल पंच कमंडल के सामने आया था और उसने भी अपना जो भी उस समय पे प्रभाव दिखाया। तो सर, एक तो जो पार्टी जिस समय जो कोर वैल्यू के साथ आती है, वो कोर वैल्यू से जब भटक जाती है तब वो अपना अस्तित्व खो देती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी कोर वैल्यू से भटक गई है, जैसे कांग्रेस भटक गई थी। आज भी मैं कहूंगा कि अंशतः वो मुद्दों पे पुनः विचारणा हो रही है, होगी, मगर ये भाजपा तो पूर्णतः अपनी कोर वैल्यू से भटक गई है। इसको हिंदुत्व से कुछ लेना देना नहीं, उसे सत्ता से लेना देना है। आरएसएस को भी कोर वैल्यू उनकी सत्ता ही है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि सत्ता के तहत क्या क्या मिल सकता है, कितनी प्रॉपर्टी खड़ी कर सकते हैं, कितने मकान बनवा सकते हैं, कितने फंड इकट्ठे कर सकते हैं। तो आरएसएस ने भी वो दुष्यंत शकुंतला वाला खेल खेला है कि मजा किया तो हमारा और बच्चा हुआ तो तुम्हारा। तो करप्शन हुआ तो भाजपा का और बाकी का जो हुआ वो आरएसएस का। दूसरी बात है सर, मैं ये सहमत नहीं हूँ कि ये इन्होंने गुजरात में पूरी सरकार बदल दी और उसके बाद कुछ नहीं हुआ।
सर एक बात आपको स्पष्टता से समझनी पड़ेगी कि साम पित्रोड़ा से लेकर कई एक्सपर्ट्स ने वर्ल्ड वाइड कहा है कि यू कैन मेडल विथ द ईवीएम। आप ईवीएम से, और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद तो और भी आसानी से आप ईवीएम से गड़बड़ कर सकते हैं। और ये जो इनका जो 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 कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस वो मुद्दे पे है कि हम ईवीएम से गड़बड़ करेंगे चाहे कुछ भी हो। 400 बोला है उन्होंने तो 400 लाके दिखाएंगे, क्योंकि वो उनको न्याय से नहीं, उनको तर्क से कुछ लेना देना नहीं है, वितर्क से कुछ लेना देना नहीं है। ये कुतर्क से लड़ने वाले लोग हैं, और कुतर्क ये कहता है कि ईवीएम का भरसक दुरुपयोग करो और अपना देय सिद्ध करो। तो ये मैं सहमत नहीं हूँ। ये सब आपने जो लॉजिक कहा, वो लॉजिक सही है अपनी जगह पे, मगर वो तब सही है जब वो लॉजिक के मुताबिक ग्राउंड कंडीशन में काम हो। आज भी मैं गुजरात में देखता हूँ सरकारी तंत्र पूरा इलेक्शन के लिए गियर अप हो गया है। जो सरकार के चहेते अधिकारी है, सरकार के कार्यकर जैसे अधिकारी है, वो जगह जगह पे उनका पोस्टिंग हो गया है। तो आप लड़ते किससे? प्रजा मत से इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं आप। आपको टक्कर लेनी है ईवीएम से, आपको टक्कर लेनी है इलेक्शन कमीशन से, आपको टक्कर लेनी है सरकारी तंत्र से। और ये अगर बात रही तो मैं नहीं मानता कि इन लोगों की जो एस्टिमेट है अब की बार 400 पार, वो पहली बार वो एस्टिमेट यूएसए से आया था। इनके सब जो ज्योतिषी कुंडली है वो यूएसए से निकलती है, क्योंकि अपना एक थंब आईटी डिपार्टमेंट वहां चलाते हैं। तो ये जो उन्होंने निकाला है वो बाद में कहेंगे। कई जगह पर जान के हारे हैं कि वो फला जगह पे हमारे तब नहीं बोले, फला जगह पे हमारे तब नहीं बोले। अब तो ईवीएम को दोष देते हो, जानबूझ के हारे हैं जहाँ इनको नुकसानी नहीं होनी, और जहां उनको नुकसानी होनी थी कई लोगों को हराया भी है इन्होंने। तो सर आप एक फैक्टर ख्याल में रखिए कि जब तक ईवीएम का हल नहीं निकलता, इस देश में भूचाल आ जाए, आंधी आ जाए या भूस्खलन आ जाए, भारतीय जनता पार्टी ने जो आंकड़ा तय किया होगा वो आंकड़े पे जाके ईवीएम को बिठा दे। जी धर्मेंद्र सर, एक सवाल और है। अभी जो पुष्पराग जी कह रहे थे, जिसका जिक्र कर रहे थे, वो कि जो आपने भी कहा था किस तरीके से अशोक चौहान को लिया जाता है, अजीत पवार को लिया जाता है, तमाम ऐसे नेता जो जब दूसरे दल में रहते हैं तो भ्रष्टाचारी होते हैं, जब भाजपा में आते हैं तो धुल जाते हैं। सर मैं समझना ये चाहता था कि अब ये लोग जो भाजपा में आ गए तो अब तो ये साफ हो गए, अब तो ये बिल्कुल धुल पुछ के तैयार हो गए। लेकिन अब अगर ये फिर से अपने मूल पार्टी में वापस लौट जाएं तो अब ये भ्रष्टाचारी कहलाएंगे या फिर साफ नेता माने जाएंगे? और दूसरी चीज ये मैं पूछना चाह सर, जो सीटों के बंटवारे की जहां तक बात हो रही है, क्योंकि यूपी के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में, इंडिया गठबंधन के लिहाज से भी और एनडीए के लिहाज से भी? एक तो पहले जयनारायण सर को नमस्कार। और जयनारायण सर ने जो कहा वो अपनी जगह बिल्कुल सही है कि जब तक आप ईवीएम का हिसाब नहीं करोगे तब तक तो मुश्किल है आपके लिए, इससे कोई दो राय नहीं। 400 पार क्या, वो 500 पार भी कर सकते हैं। ये बेईमानी ही करना हो तो किसी लेवल पे की जा सकती है, और फिर बेईमानी जब कर ही ली, हमने बेईमान घोषित ही हो गए, तो हाई लेवल पे करेंगे, फिर लो लेवल पे क्यों बेईमानी करेंगे? हम हीरा का चोर क्यों बने रहेंगे? हीरा ही चुराएंगे पूरी तरह से, और एक हीरा चुराए हैं तो एक क्यों चुराएंगे? पूरे हीरा पे कब्जा कर लेंगे। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या होता है सर, फिर भी लोग तो लगे हुए हैं। आप जो कर रहे हो वो कब तक करते रहो? फाइनली जो है देश अब फिर से चला जाए 1947 से पहले वाली स्थिति में, ये तो पॉसिबल नहीं है। वो भले वो कहें कि 550 साल बाद जो है वो राम को लेकर के आए हैं, और राम अब जो है मोदी जी की जो आप बात कर रहे हैं कि वो जो इस पार्टी में आ गए हैं भ्रष्टाचारी, वो भ्रष्टाचारी रहे कि नहीं रहे। तो हम लोगों के यहाँ तो कहा जाता है कि राम का नाम लेते ही पाप धुल जाता है सर। तो राम का नाम लेते ही पाप धुल जाता है, ये कहते हैं। तो राम राम जप करके बड़े बड़े पापी जो है वो हो गए अगर पंडित, तो मोदी का नाम लेकर के भी वो ईमानदार हो सकते हैं, उसमें कहाँ दिक्कत है? मोदी और राम में कोई अंतर थोड़े है।
बल्कि मोदी तो बड़े हैं राम से, राम थे कभी, मोदी हैं अभी। तो ये दोनों फर्क है। और आपने वो भी फोटो देखा है कि मोदी जी किस तरह से राम को उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं कि चलो मैं तुम्हारा घर दिखाता हूँ, यहाँ ढेर सारे करोड़ों लोगों को मैंने घर दिया है, एक आपको भी घर दे दिया, ये लो, रहो रहो इसमें बैठो। तो ये जो अब राम वहां गए नहीं गए, ये तो सवाल फिर वही है कि भाई कौन जाना। लेकिन राम क्या ऐसे केवल इन लोगों के साथ हो सकते हैं, ये सवाल है। और ये जनता को सवाल करना है, दर्शकों को सवाल करना है। और जो दर्शक आपके एक लिख रहे थे कि इतना हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कयास लगाने दीजिए। कयास लगाने में हम भी कयास लगाते हैं, वो भी कयास लगाते हैं। हमारे कयास लगाने में एक तर्क होता है कि हम ये सोच करके ये बोल रहे हैं, उनका कयास लगाना किसी और तरीके से। दूसरी बात आपने महाराष्ट्र की कही, तो महाराष्ट्र की स्थिति जो है वो पहली वाली तो है नहीं ना। ईवीएम वाली बात जो सर ने कही वो अपनी जगह वहीं खड़ी है। ईवीएम को हटा के हम बात करते, उसको ढक देते हैं, उस पर कपड़ा रख देते हैं और बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में बीजेपी कभी इस हैसियत में नहीं आने वाली है कि वो अपने दम पे सरकार बना ले। मोदी जी ने जितना प्रयास करना था कर लिया, जिसको इसको तोड़ना फोड़ना मचोड़ना लालच देना था सब कर दिया। अब ये बतलाइए कि अशोक चौहान जो अपना चुनाव नहीं जीत सकते, वो क्या करेंगे बीजेपी में जाके। मिलिंद देवरा अपना चुनाव खुद हार गए थे, उनको टिकट नहीं मिला, नहीं मिलता मालूम था, वो क्या करेंगे। मिलिंद देवरा किसको जिता देंगे। तो इन लोगों को ले जा करके आप क्या परसेप्शन बदलोगे। आप परसेप्शन ये बना रहे हो कि कांग्रेस से टूट टूट के लोग बीजेपी में जा रहे हैं। अरे उन टूटे हुए लोगों का कोई हैसियत है क्या। कहाँ अगले इस बार तो दे दिया वोट लोगों ने, अगली बार देगा क्या। ऐसी कौन गारंटी लेगा कि वो जीत करके आ जाएगा। मोदी जी अपने लोकसभा सीट से जीत के आएंगे कि नहीं आएंगे, इसी गारंटी के लिए वो 4 लोगों से पहले समझौता करवाते हैं कि अनुप्रिया पटेल और वो फलाना जब गठबंधन में हैं तो हम लड़ेंगे चुनाव वहां से। अजय थोड़े कोई है, कोई भी हार जाएगा। और एक जो पब्लिक परसेप्शन की बात करता हूँ, एक तो मीडिया परसेप्शन है, एक पब्लिक परसेप्शन है। पब्लिक परसेप्शन ये है कि तमाम जगह आक्रोश है, महाराष्ट्र में भी आक्रोश है। और शरद पवार की पार्टी को आपने तोड़ दिया। अब शरद पवार की बेटी और शरद पवार की बहू अजित पवार की पत्नी है, वो बारामती में आमने सामने लड़ेंगे तो क्या होगा। कोई बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्या होगा। एक तरफ तो आप कहते हो कि जो है विदेशी बहू के नाम पर सोनिया गांधी की इज्जत उतार देते हो, तो फिर अजित पवार की पत्नी बारामती की कैसे हो जाएंगे। पहला अधिकार तो फिर बेटी का है, पहला अधिकार तो बेटे का है। आप इसी तरह से पेट्रियार्की अगर बना देते हो तो हर जगह ये सारी चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर हम झुका दें, उसको हटा दें ईवीएम को, तो मोदी जी के लिए बेहद विषम समय है। अपने आप को खुद भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको अगर उनसे सवाल करिए, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, लेकिन उनसे सवाल कीजिए कि आपको लोग वोट क्यों दें, आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री क्यों बनाया जाए, क्या करेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके। तो मोदी जी क्या जवाब देंगे। डंका बजा ही दिया दुनिया में, विश्व गुरु हिंदुस्तान बन ही गया, अर्थव्यवस्था में सबसे मजबूत देश बन ही गया। लेकिन हम सब जगह देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार में भी हमारा देश और नीचे गिर गया गटर में, भुखमरी में भी और हमारा देश नीचे गिर गया गटर में, हेल्थ मामले में और हमारा देश नीचे गिरा हुआ है। कहाँ पे देश आगे है, वो कोई जगह बताइए। खाली ये नारा लगाने के अलावा कहीं कोई जगह है जहां देश आपका आगे है। अरे वो यूएन में चुनाव हुआ वाइस प्रेसिडेंट का, वहां आप हार गए, वो तो किसी ने चर्चा नहीं की, पाकिस्तान जीत गया। तो कहाँ जीत। अभी अभी जो चुनाव आयोग वहां जो पाकिस्तान में जो रावलपिंडी के जो इलेक्शन कमिश्नर ने जो ये स्वीकारोक्ति की मीडिया के सामने और कहा कि मुझे जो है फांसी पे लटकाओ, हमने गलत काम किया है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लटकाओ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लटकाओ और फलाने को लटकाओ। भारत में ऐसा दिखाई पड़ता कि यहाँ तो राम राज्य, यहाँ तो राम राज्य में तो सबको अपना अपना सच स्वीकार करके आना चाहिए था कि हमने ये ब्लंडर किए, ये गलतियां की है। मोदी अपनी खुद ही गलती नहीं स्वीकारने को तैयार है। अब क्या वो नोटबंदी को लेकर के उन्होंने कहा था कि 50 दिन में हम आ जाएंगे चौराहे पे, किसी चौराहे पे किसी को मिले वो क्या, वो अकेले चौराहे से तो गुजरे, लेकिन चौराहे पे अकेले थे क्या, वो पूरा लाम काफ के साथ चल रहे थे। तो मोदी जी क्या खुद को छोड़ दीजिए, हम जनता अलग हैं। मोदी जी जब अकेले रात में सोते होंगे तो जरूर सोचते होंगे कि मैंने इन 10 वर्षों में क्या किया। हालांकि कुछ लोग होते हैं जिनको ग्लानि नहीं होती, वो ग्लानि प्रूफ होते हैं। तो हो सकता है मोदी जी ग्लानि प्रूफ हो, उनको पश्चाताप ना हो, वो कहीं से वरदान लेकर के चल रहे हैं।
लेकिन मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ इस बात को बड़ी ठोस तरीके से। मैं भले धर्म और भाग्य को नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं समय को मानता हूँ। समय सबका हमेशा बलवान नहीं होता है, और जब समय बलवान आपका कमजोर हो जाएगा, समय आपका, तो फिर अडवाणी जी आपके सामने बैठे हैं। भारत रत्न देने से वो भारत रत्न हो नहीं जाएंगे। अडवाणी भारत रत्न कहीं नहीं कहला सकते। आप नरसिम्हा राव जी को दे दिया, उसी नरसिम्हा राव जी के बारे में सबसे ज्यादा हल्ला था कि उन्होंने इतना करप्शन किया, हर्षद मेहता कांड हुआ था, और वो जो शिबू सोरेन है उनको सजा हुई थी, और क्या क्या हुआ था। तो आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो अपने आप को बड़ा बताने के लिए, अपने जैसे लोगों को ला रहे हो कि मैं इनमें से बड़ा हूँ। लेकिन दुनिया जो है, इतिहास जो है, बड़ा को चुनना जानती है। दुनिया बड़े को चुन लेती है, उसको कौन बड़ा चाहिए। रावण ने भी बहुत कोशिश की, हिरण्यकशिपु ने भी बहुत कोशिश की। इतिहास में बहुत सारे लोग हैं। आप गोडसे को कैसे बड़ा करोगे? कोई रास्ता है बड़ा करने का? कितने भी मंदिर बनवा दो, क्या फर्क पड़ता है? सावरकर जी को कैसे बड़ा बना दोगे? गांधी से बड़ा कैसे कर दोगे? तो ये सारी चीजें हैं। और तो मुझे लगता है कि पब्लिक नजरिए में, आम आदमी के नजरिए में मोदी जी गिर गए हैं। और जो फ्लोटिंग वोटर ने उनको वोट देकर के लाया था 2019 के चुनाव में वापस, वो वोटर अब उनके साथ नहीं है। उनके अपने भक्त मंडली में भले हो सकता है साथ हो, लेकिन जब दरकता है ना, महल जब गिरने लगता है, कहते हैं ना कि ना जहाज जब डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, तो वो बहुत ज्यादा समय उसमें नहीं है। और मुझे लगता है ईवीएम के खिलाफ भी जयनारायण सर लोग लगे हुए हैं, ईवीएम के खिलाफ भी। देश जब इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा रुको, तो और चीजों पे भी होगा। अब नहीं होगा तो जनता फैसला करेगी। फाइनली तो इस देश की मालिक जो है संविधान ने कहा है, नागरिक है ना। क्या संविधान को फेंक करके या मनुस्मृति को स्थापित करेंगे? इनसे स्थापित नहीं होने वाला। जी जी डॉक्टर पुष्पराग, एक कुछ नेताओं का नाम आपने भी गिनवाया था जब असंतोष को लेकर के। धनंजय सर भी कह रहे हैं कि भाई आक्रोश तो है ही है, भाजपा के अंदर भी नेताओं के बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन अभी वो सारे साइलेंट हैं। अब ये जो बड़ी संख्या में बाहर से आए हुए भी नेता हैं, इनकी भी एक अच्छी खासी संख्या है, और ये इसमें से बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कभी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कहीं उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं। इस तरीके के बहुत सारे नेता हैं। क्या अब ये जो लोग आए थे भाजपा में, उनको साइलेंट अगर बैठाया जाएगा, अगर इन नेताओं को चुनाव मैदान में जिस तरीके से वो जो वादे करके नहीं लाए गए थे, उनको टिकट नहीं दिया जाता है, क्या ये नेता फिर भाजपा में केवल सत्ता के साथ बने रहने के लिए आए थे, या आखिर अपना सियासी कैरियर क्यों दांव पर लगाएंगे? फिर तो कुछ ना कुछ तो सोचेंगे, और अगर ये कुछ सोचेंगे तो उसके बाहर क्या ऑप्शन बनते हैं फिर? या तो वो निर्दल लड़ेंगे या फिर इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे। क्या इस तरीके की तस्वीरें भी बन सकती हैं? असल में जैसा भी जयनारायण सर ने बताया, ईवीएम का सवाल एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल पर लड़ाई तो जारी ही है, और हम सभी लोग सवाल उठा ही रहे हैं। और उसको जैसा कि अभी बताया कि साइड में रख भी दिया जाए। आपने एक सवाल किया था कि यदि भ्रष्टाचारी लोग जो भारतीय जनता पार्टी में आकर पाक साफ हो गए हैं, वो वापस से यदि अपनी मूल पार्टी में जाते हैं तो उनका क्या होगा? वो वापस से भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। सत्यपाल मलिक का क्या हुआ? सत्यपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी में ही थे ना, उन्हीं ने तो उन्हें राज्यसभा का मेंबर राज्यपाल बनाया था। राज्यपाल बनने के बाद जब उनने अपने तेवर बदले, जब उनने सत्य को सत्य कहना चालू किया, तो क्या हुआ? कल ही उनके 30 ठिकानों पर छापे मारे गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जाना आसान है, वहां से वापसी बड़ी मुश्किल है। मतलब सत्यपाल मलिक इसका उदाहरण है। दूसरा, अभी विश्वगुरु की बात चली थी, तो दुनिया का कोई भी एक देश ऐसा बता दो जो ये कहता हो कि भारत हमारा गुरु है। बिना शिष्य के कोई गुरु होता है क्या? आपने तो अपने आप को स्वघोषित स्वनाम धन्य विश्वगुरु घोषित किया हुआ है। अभी चंडीगढ़ की जो घटना हुई, उसने तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोगों को भी अंदर से हिला दिया कि वाकई किस तरह से न केवल ईवीएम बल्कि पोस्टल बैलेट से भी, बैलेट पेपर से में भी ये किस तरह की गड़बड़ें करते हैं। अभी जयनारायण जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चहेते लोगों को प्रशासनिक अधिकारी बनाकर अपनी अपनी सीटों पर बिठा दिया है। ये गंभीर मामला है और हमेशा होता रहा है। चंडीगढ़ का जो इलेक्शन अधिकारी था वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी तो था, सबने देखा है, सुप्रीम कोर्ट ने देखा है, वीडियो देखी है। जैसा अभी राम जी ने
सवाल किया। बेशक 1000 लोग बाहर से आए हैं और 5000 लोग भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट होने की लाइन में लगे हुए हैं। तो इस तरह से 10,000 लोगों में से 400 लोग छांटना है, तो बाकी के जिन लोगों को न चुन पाएंगे, न छांट पाएंगे, वे अंततः या तो अंदर ही रहकर सेबोटाज करेंगे या किसी दूसरी पार्टी के पास जाकर टिकट लेने की कोशिश करेंगे। अभी इस विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को टिकट नहीं दिया था, वे आप पार्टी से या किसी दूसरे तरह से चुनाव में लड़े, हारे जीते अलग बात, लेकिन अंततः नुकसान तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का ही किया। जितने लोग भारतीय जनता पार्टी से निकलकर स्वतंत्र रूप से या किसी दूसरी पार्टी में चुनाव लड़ते हैं, उनका जो आभा मंडल है, उनका जो प्रभाव क्षेत्र है, वे तो वे ही लोग होते हैं अंततः जो हिंदूवादी मानसिकता के लोग होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने चुनरी यात्राएं निकाली होती हैं, उन लोगों ने घंटे बजाए होते हैं, उन लोगों ने कथाएं कराई होती हैं। उस बहाने से उनका जो एक चेहरा बनता है, उनका जो आभा मंडल बनता है, उनका जो फैन फॉलोइंग बनती है, वो तो अंततः उन्हीं लोगों की होती है जो सेक्युलर नहीं होते हैं, जो समाजवाद में विश्वास नहीं रखते हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास नहीं रखते हैं, जो तार्किकता में विश्वास नहीं रखते हैं। तो इसलिए आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपने कैंडिडेटों के चयन को लेकर भी बड़ी दिक्कत आने वाली है, और जो 37 पार्टीज हैं उनके अंदर सीट शेयरिंग में भी दिक्कत आएगी। सीट शेयरिंग में वैसे तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसलिए आएगी क्योंकि उन्होंने 37 लोगों को 30 लोकसभा सीटें जीत कर आएंगे ऐसा घोषित किया है, ऐसा मन बनाया है। तो ये वाला उनके तरफ से निकला हुआ जो स्टेटमेंट है, वो उन 37 पार्टियों को पुनर्विचार करने पे मजबूर करेगा, क्योंकि वे इतनी छोटी छोटी पार्टियां हैं कि उनके अंदर की बात मेन स्ट्रीम मीडिया तक आ नहीं पाती है। वरना मुझे ये पक्का भरोसा है कि इलेक्शन आते आते इन 37 में से भी तमाम सारी पार्टी छिटक कर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगी और स्थितियां प्रतिकूल बनाएंगी। जी जयनारायण सर, चलते चलते अंत में क्लोजिंग टिप्पणी के साथ आपसे कि ये जो अभी पुष्पराज सर ने एक बात कही है कि 38 जो दल हैं, इसमें से बहुत सारे दल छिटकते हुए देखे जाएंगे। अगर ये दल छिटकते हैं, इन 38 दलों में से भाजपा से, ये एनडीए से निकल जाते हैं, तो क्या कुछ असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और इंडिया गठबंधन को इसका कुछ फायदा मिलेगा? देखिए राय साहब, मैं पुष्पराज साहब के साथ पूर्णतया सहमत हूँ। आप ईवीएम हटा लीजिए, ये सब मुद्दे सच है, सही है। लोगों में एक तरह से आक्रोश है। आपने 800 लोग लिए, उसमें से 80 को टिकट मिलेगा, बाकी के नहीं मिलेगा, तो वो उनका भी अपना अपना आभा मंडल या प्रभाव वर्तुल है। तो जिता सके नहीं जिता सके, मगर हरा तो जरूर सकते हैं। तो ये सब हो सकता है सर। ये जो डेविल है, ये वो है। सरकारी तंत्र उतना नहीं कर सकता डैमेज, मगर कर तो सकता है। मैं एक किस्से की बात कहूँ आपको कि एक पूरी रेंज के किसी बड़े पुलिस अधिकारी ने सब लोगों को बुलाया था, अड्डे वालों को बोला 6 महीने के कितने हफ्ते होते हैं आपके? बोले इतने। बोले 6 महीने के आप इनको पहुंचा दीजिए, आप अपने एसपी को, और 7वां महीना आपको हम बोनस देंगे, 7वें महीने आपका हफ्ता नहीं लेंगे। तो ये जो तरीके हैं ना, ये तरीके खतरनाक हैं इनके। डराना, धमकाना, तू चला जा गांव छोड़ के, तुम्हारा कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी में से किसी का भी वोट नहीं पड़ना चाहिए, इलेक्शन के दिन अगर दिखे तुम लोग तो फिर पांव तोड़ देंगे। ये सर वो गांव में तो काफी पुलिस आज भी दमखम रखती है। और ये जो वहीवटी तंत्र है, अभी सिर्फ पुलिस ही ऐसी है ऐसा नहीं कहूंगा मैं। अभी आईएएस अधिकारी पुलिस से भी 2 इंच आगे हैं। वो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हुआ करती थी, अब आई एम सॉरी सर्विस हो गई है। मैं एक जमाना था जब ये ब्यूरोक्रेसी का भाग रह चुका हूँ, और काफी कम उम्र में, यानी 29-30 साल की उम्र में मैं सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट बना था। तब का जमाना अलग था। तब हम ये धंधों में नहीं पड़ते थे।
ना इससे कल्चर था। अभी तो ये इनके चाहते अधिकारी जो है, अभी ट्रांसफर होंगे तो वो चाहते अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे, एडीएम बनेंगे, एसपी बनेंगे, डीवाईएसपी बनेंगे। वो पीआई जो बोलेगा उसको पीएसआई की वजह से पुलिस स्टेशनों पे रखा जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया गुजरात में चालू है, तो और भी जगह पे चल रही होगी। तो ये बहुत खतरनाक चीज हो रही है। इनको पैसे की जरूरत ही नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड चले गए, ये इनको बोल सकते हैं कि एक पैसा भी नहीं है, वो चुनाव जिताना है, पैसों का इंतजाम तुम कर लेना। इन्होंने सर मोदी साहब ने आने के बाद एक नया कंसेप्ट निकाला था, जिसको मैंने कैबिनेट में इनको पूछा कि ये कैसे होगा। वो लोक कल्याण मेला करने वाले थे और कलेक्टरों को उसके लिए सब व्यवस्थाएं करनी थी। तो मैंने पूछा कि ये बजट में तो है नहीं आइटम, तो इतना लाखों करोड़ों का खर्चा कहाँ से होगा। तो उनका जवाब काफी सटीक था। बोला ये लोक भागीदारी से होगा। ये नया कंसेप्ट जो है ना लोक भागीदारी वाला, वो खतरनाक कंसेप्ट है। लोक भागीदारी से पुलिस चौकियां बनी है, जिसमें भागीदारी बुटलेगर्स की है। अब आप इसी पुलिस चौकी में बैठने वाले अधिकारियों से क्या अपेक्षा रख सकते हैं। तो ये जन भागीदारी वाला जो कंसेप्ट है ना, वो जन भागीदारी वाला कंसेप्ट पैसा इकट्ठा करने के लिए भी काफी काम में आता है। कोई ऐसा पागल थोड़ा है वो जो करोड़ों रुपया की जमीन खरीदता है, वो 10 करोड़ में सूट खरीदेगा, उसके बदले में कुछ क्विड प्रो को होता है। तो इनको सर ये मत सोचिए कि पैसों की कमी है, ना जी पैसों की कमी है, ना कमिटेड अभी कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। वो एक जमाने में बरुआ जी ने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, अभी तो ये वर्चुअली हो रहा है सर। अभी मिनिस्टर फॉर्चुनेटली गुजरात में जो मंत्री हैं वो मंत्री फेसलेस हैं, उनको कोई सुनता नहीं। आपको जी जान के जी ताज्जुब होगा कि एक मंत्री ने तो मेरा ऐसा सुनने में आया है कि लिख के दे दिया है कि मंत्री की हैसियत से मुझे जो पावर्स दिए गए हैं वो पावर मैं मेरे सचिव को डेलीगेट करती हूँ। कैलाश नाथन करके एक अधिकारी है, तो 11 दिस इज 11th टाइम ही हैज बीन गिवन एक्सटेंशन। अब इतने इम्पोर्टेंट अधिकारी होते हैं, क्या रिटायरमेंट हो ही नहीं सकता इनका। तो इन लोगों ने ब्यूरोक्रेसी में सिस्टम तोड़ी है सर। एक दूसरी ईवीएम से भी ज्यादा गंभीर बाबत यह है, हमारे जमाने में ये था कि आप फील्ड में हो, चाहे कितने भी सीनियर हो, मगर आपका रिपोर्टिंग टू द गवर्नमेंट विल बी थ्रू द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट। यू विल नॉट डायरेक्टली डील ओनली विद। जैसे मेरा टेन्योर सीधा मुख्यमंत्री के साथ काम किया, मगर रिपोर्टिंग का जहां तक सवाल आता था वो सचिव के जरिए जाता था। ये सिस्टम ही तोड़ दी इन्होंने, सीधा असिस्टेंट कलेक्टर से फोन उठा के बात करना शुरू हो गया। तो ये जो चीजें हुई है सर, वो ईवीएम तो चर्चा में आता है, मगर ये जीते जाते ईवीएम। गुजरात में 2 इलेक्शन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक का तो केस भी चल रहा है कि जो ऑफिसर था, पोलिंग ऑफिसर, उसने गफला करके हारे हुए बीजेपी के कैंडिडेट को जिता दिया था। जी जी धनंजय सर, एक बहुत संक्षेप में एक टिप्पणी ले लूं। जो ईवीएम को लेकर सवाल उठाया, तो ईवीएम अभी जिक्र आया था चंडीगढ़ इलेक्शन का, तो उस हिसाब से तो अगर ईवीएम सुरक्षित नहीं है तो बैलेट पेपर भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर चुनाव की प्रणाली पूरी कैसे होगी, चुनाव की कार्रवाई, चुनाव फिर कैसे सेफ माना जाए। म्यूट है सर आप। हाँ देखिए, ये सवाल जो है ना, ये बड़ा खतरनाक सवाल है। खतरनाक सवाल इस तौर पे है कि जब हम बेईमान हो जाएं, अब हमको अभी मन करे कुछ नहीं बोले तो अब क्या करिएगा, प्रोग्राम बंद कर दीजिएगा, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, या आए बाएं कुछ बोलने लगूं। तो जब आप बेईमानी करने पे ही तुल जाओगे, तो जैसा जननारायण सर बता रहे थे, भाई पूरा मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल बदल गया, किसी को पता नहीं चला। अभी मंत्री सेक्रेटरी को दे रहा है, वो तो मंत्री फिर भी वो हिम्मत दिखा रहा है या दिखा रही है, जो भी, अगर लेडी है या पुरुष है मुझे नहीं पता, तो वो तो कम से कम हिम्मत दिखाई। एक किस्म का विरोध है वो, कि भाई जब मेरे पास कुछ राइट ही नहीं तो मैं क्या करूंगा रख करके। तो जब मुख्यमंत्री को राज्यपाल के पास जाने के बाद पता चलता है कि मुझे इस्तीफा लिखना था, इस्तीफा है, इस पे साइन कर देना है, उस प्रदेश में क्या करोगे आप?
फिर लोकप्रियता का देखिए आता है कि हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री कौन है जो बड़े लोकप्रिय, अभी कहीं मैं देख रहा था तो चौथे नंबर पर भूपेंद्र पटेल है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में शायद ही, अगर युवाओं को जाके पूछिए तो 10% ही बता दे अगर, तो बहुत बड़ी बात है कि भूपेंद्र पटेल जो है वहाँ के मुख्यमंत्री है। सर अहमदाबाद में भी नहीं होगा। बताइए, समझ गए? तो ये प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये अपने प्रदेश को ये बौना बना दिया है। गुजरात किसी जमाने में दुनिया में बड़ा चर्चित प्रदेश था, क्योंकि गांधी वहां पैदा हुए थे। जी। और आज जो है गांधी के विपरीत, एक होता है ना प्रकाश के विपरीत क्या है, तो जब आस्था जो है ना, मैं अब नया एक और मैंने नया गढ़ा है कि आस्था जो है बेसिकली और कुछ नहीं, अंधकार है, और विवेक जो है वो ज्योति पुंज है। तो आस्था के भरोसे अगर चलोगे तो अंधकार के गड्ढे में जा रहे हो, लिखो। जी 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 जी। लेकिन जब विवेकी बनोगे तो फिर आप सही रास्ते चढ़ोगे। विवेक, साइंस क्या है, वो मानता नहीं है कि ऐसा होता है, वो करके दिखाता है। करके दिखाइए। राम भगवान आ गए मंदिर में, या अल्लाह यहाँ बैठे हो गए, वो दिखाओ तो कोई बैठ के, ये देखो ये है। सबको दिखेंगे वो अल्लाह है तो आपको दिखेंगे, हमको नहीं दिखेंगे। भगवान है तो आपको दिखेंगे, हमको नहीं दिखेंगे, ऐसा थोड़े होता है। सबको दिखता है। हमको अगर हिंदी जी। पढ़ने आती है, जिसको भी हिंदी पढ़नी आती है, धनंजय कुमार पढ़ लेगा वो। तो इसलिए दुर्भाग्य ये है हमारे देश का कि हम जैसा अभी बता रहे थे कि नौकरशाह इस आजाद मुल्क के सबसे बड़े विलेन है। इस देश को बर्बाद करने में नौकरशाहों की बहुत बड़ी भूमिका है। इससे वो है ना, उसका नाम आता है कि कैसे आए यहाँ ये अंग्रेज, तो मिर्ज़ा जाफर का नाम आता है, वो यही है। शायद कुछ 1-8% होंगे नौकरशाह बड़े ईमानदार होंगे या चाहते होंगे नहीं देश हमारा बदले, लेकिन ज्यादातर नौकरशाह वही हो गए, क्योंकि उनका दिमाग जो है ना वो गुलामी में बसता है। गुलाम पसंद लोग हैं। वो खुद भी गुलाम है, दूसरों को भी गुलाम बनाना जानते हैं। इसलिए नौकरशाह कभी अफसरों में इसमें हिट नहीं हो पाता, नेता बढ़िया नहीं बन पाते। और इसीलिए नेता जो है नौकरशाह को लाने का जो चलन है, ये हमारी बात पूरी फॉलो करेगा और हमसे आगे जाके फॉलो करवा देगा, क्योंकि उसकी आदत है। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जी जी जी। बहुत बहुत लंबा है ये। अगर जनरल से कुछ कहना चाह रहे हैं, जनरल से कुछ कहना चाह जी जी हाँ, सुन रहा हूँ मैं जी। सर मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता था। ये नौकरशाह की बात धनंजय साहब कर रहे थे। हमारे गुजरात में अभी जो मुख्यमंत्री के एक एडवाइजर है राठौड़ साहब करके, सुबह में ऑफिस आए तब वो सचिव थे, दोपहर होते होते लंच लिया वो प्रिंसिपल सचिव हो गए, और शाम को निवृत्त हुए तब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे। एक दिन में 3 प्रमोशन सर, फ्रॉम सेक्रेटरी टू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और देन द एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर। तो ये इनको इतना दिया जाता है। और आप सही कह रहे थे, मैं धनंजय साहब के साथ सहमत हूँ। जो अच्छे लोग हैं उनको पोस्टिंग ही अच्छे नहीं देते हैं, अच्छे लोगों को रूप लाइन पे पार्क करके रखते हैं। जी। मैं भी इसी बात को मैं भी बोल रहा था सर। उत्तर प्रदेश में भी हमारे एक विधानसभा के जो प्रमुख सचिव साहब हैं, वो मायावती जी के जमाने में भी प्रमुख सचिव रहे, फिर अखिलेश जी के जमाने में भी विधानसभा के प्रमुख सचिव रहे, रिटायर हो गए, और उसके बाद अब लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकाल में भी एज इट इज उस पद पर बने हुए हैं। एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता जा रहा है। और अब फिलहाल अब तो यहाँ भी मीडिया गैलरी में ये चर्चा होती है कि उनके लिए सरकार को एक ही बार आदेश कर देना चाहिए कि भाई जब तक या तो सरकारें बनती बिगड़ती रहें तब तक आप रहें, अन्यथा जब तक आपको प्रभु स्वस्थ रखें और आप जीवित रहें तब तक आप अपने पद पर बने रहें। तो इस तरीके की चर्चा मीडिया गैलरी में होती है। एक और बात मैं कहूँ, एक और उदाहरण दे देता हूँ कि बिहार में जब लालू प्रसाद यादव जी की सत्ता गई और नीतीश कुमार जब सत्ता में आए चीफ मिनिस्टर बन के, तो आते ही उन्होंने अफसरों का तबादला नहीं किया भारी पैमाने पे। उन्होंने अफसरों की जो नौकरशाह थे उनकी मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा कि हमको काम चाहिए, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जहां जहां गड़बड़ी हुई है सब निकाल मुझे देंगे, और जो गलत हुआ सब मुझे बताएंगे। और नौकरशाह जो कल तक आरजेडी के लालू प्रसाद यादव जी के समर्थक थे, उनके चाट रहे थे तलवे, पीकदान लेके घूम रहे थे, वही सारे अधिकारी जो है नीतीश जी के लिए सब वो भक्ति दिखाने लगे। तो वो जो है आप याद कीजिए, अभी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं वो आडवाणी जी को अरेस्ट किया था उन्होंने, लालू जी का ही राज था उस समय, है ना।
तो नौकरशाह बेसिकली वो जानते हैं कि हवा की दिशा किधर है और कैसे हमें रहना है, क्योंकि उनको पढ़ाया ही वही गया है, वही पढ़ के वो आए जी हैं। सत्ता में कैसे बना रहा जाए यही पढ़ के आए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, धनंजय सर, पुष्पराग सर और जयनारायण सर, आपका दर्शकों का भी शुक्रिया।